नकाब, जब नकाब नहीं लगा के आती थी रजिया सुल्तान, तो जनता तो बहुत खुश थी कि चलो शासन तो अच्छा चल रहा। लेकिन उस समय जो तुर्कान चिहलगानी, जो इल्तुतमिश गठित करके गया था 40 सरदार वाला, वो लोग का कहना था ना कि एक महिला कैसे शासिका बन सकती है, ठीक है ना, एक महिला कैसे शासिका बन सकती है। उसी के समय जो एक व्यक्ति थे जो रचना किए थे तबकात नासिरी, मिन्हाजुस सिराज, मिन्हाजुस सिराज का कहना था कि एक, आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे लिंग भेद, जेंडर इनइक्वलिटी, बोला गया कि मिन्हाजुस सिराज का ये कहना था, एनसीईआरटी में दिया हुआ, मिन्हाजुस सिराज ये कहता है कि जो ये शासन व्यवस्था जो चलाया जाता है ना, जो अल्लाह जो दिया गया है उसके द्वारा शासन व्यवस्था चलाने के लिए, ये शासन व्यवस्था केवल और केवल किसी पुरुष को ही चलाना चाहिए, महिला को नहीं चलाना चाहिए। ये बोला गया तब मिन्हाजुस सिराज के द्वारा कि उसी के लिए ये चीज बना गया है, तो उसी को चलाना चाहिए। लेकिन रजिया इसके सीधे विपरीत थी, रजिया इसके सीधे विपरीत थी। गए तुर्कों को सामंत बनाने के लिए रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गया और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर बहराम शाह बैठा दिए। एक्चुअली था क्या, हम अभी बताएं कि जो इल्तुतमिश बना के गया था तुर्कान चहलगानी 40 सरदार का, ठीक है ना, रजिया सुल्तान उसका बात ही नहीं सुनती थी, रजिया सुल्तान उसका बात ही नहीं सुनती थी। जब बात नहीं सुनती थी तो वो लोग इसको अपोज करता था, अपोज करता था। अब ये क्या कि जिसको मन हो उसको कोई दूसरा कोई पद पे बैठा दे, रजिया सुल्तान जिसको मन हो, उससे सलाह लेना ही नहीं है, ठीक है ना। जब उससे आप सलाह लेना ही नहीं है, जब आप उससे सलाह नहीं लीजिएगा तो आपके विरुद्ध हो ही जाएगा। बस वो लोग क्या किया, रजिया सुल्तान को गद्दी पर से हटा दिया, गद्दी पर से हटाकर बहराम शाह को बनाया, बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। और इसकी जो शादी हुई थी अल्तुनिया से हुई थी, ठीक है ना, इसकी शादी अल्तुनिया से हुई थी। बोला जाता है कि 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को ये जा रही थी, ठीक है ना, और वहीं पे कैथल के पास, ठीक है ना, डाकुओं के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई, रजिया सुल्तान की, कैथल के पास, ठीक है। तो रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश का पता था कि रजिया ही शासिका बनेंगे क्योंकि वही योग्य थे, लेकिन रजिया सुल्तान को सपोर्ट नहीं मिला, रजिया सुल्तान को सपोर्ट नहीं मिला। हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में तो पढ़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में यही एक शासिका थी, ठीक है ना, भारत में यही एक शासिका थी। आप लोग को एक तो याद आई होंगी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हाँ ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा हट के बताएंगे। एक थी आपकी, एक वंश था काकतीय वंश, काकतीय वंश की एक महारानी थी रुद्रमा देवी, रुद्रमा देवी, ठीक है ना, काकतीय वंश की एक महारानी थी रुद्रमा देवी, ठीक है ना। सभी चीज पे मूवी बनता है, सब याद रहा बना है, ठीक है ना। तो रुद्रमा देवी का ये कहानी था ना कि रजिया सुल्तान, आपका एनसीईआरटी में एक चीज समझ लीजिए, जो हम पढ़ाते हैं ना, ऐसा नहीं कि हमको मन लगता है तो पढ़ाते रहते हुए अपने से कुछ जोड़ के, एनसीईआरटी में ये चीज दिया हुआ है, आप पढ़ सकते जाके, क्लास 7 का एनसीईआरटी या 8 का एनसीईआरटी के हिस्ट्री बुक में दिया हुआ है रुद्रमा देवी के बारे में। तो काकतीय वंश की महारानी थी रुद्रमा देवी। ये इनका कैरेक्टर, इनका जो था, इनका शासन और रजिया सुल्तान का शासन अगर से कंपेयर किया जाए ना, तो रजिया सुल्तान जो थी कि आती थी पुरुष के भेष में, एकदम भेष में नहीं, पुरुष का जो कॉस्ट्यूम था वो पूरा पहन के सामने से शासन करने आती थी, ठीक है ना। लेकिन रुद्रमा देवी के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था ना
कि रुद्रमा देवी के बारे में पता ही नहीं चला था बहुत दिन तक कि ये लड़की है। उनके पिताजी थे गणपति, ठीक है ना, और गणपति की 2 बेटियां थी, और ये दोनों बेटियां थी ना, और गणपति जो थे वारंगल के जो शासक थे, गणपति को ये पता था ना, गणपति का बहुत दुश्मन था, ठीक है ना, मतलब उनका ही परिवार में बहुत सा दुश्मन था। तो गणपति को पता था ना कि अगर किसी को पता चल गया कि मेरे यहाँ मतलब मेरे यहाँ जो जन्म हुआ वो दोनों का दोनों बेटी है, तो सब कोई हम पे धावा बोल देगा, सब कोई हम पे धावा बोल देगा। तो उनकी जो छोटी बेटी थी रुद्रमा देवी, लगा कि इसमें वो टैलेंट है, ठीक है ना, बस वो क्या कहते थे ना, रुद्रमा देवी को कभी भी, एक तो कभी भी पब्लिसाइज नहीं करते थे कि कभी भी सामने लाना, जल्दी लाते नहीं थे, लेकिन उसको बचपन से इस तरह से पाला पोसा गया जैसे कि एक लड़का को पाला पोसा गया, और जब तक वो एक बन नहीं गई, ठीक है ना, तब तक किसी को पता ही नहीं था कि रुद्रमा देवी लड़की है। रजिया सुल्तान के बारे में तो पता था, रुद्रमा देवी रुद्रदेव नामक शासक, रुद्रदेव नाम से शासन करती थी, ठीक है। तो ये डर था उनके पिताजी को कि अगर पता चल गया ना तब तो फिर खत्म कर देगा मेराथी को। तो इसीलिए रुद्रमा देवी का जो कंपेयर किया है रजिया सुल्तान से, इसी के लिए किया कि रुद्रमा देवी पूरी तरह से पुरुष के भेष में रहती थी, किसी को पता ही नहीं था पहले, ठीक है। इसी पे मूवी बना साउथ में। तो ये काकतीय वंश की महारानी थी, ठीक है ना, ये काकतीय वंश की महारानी थी। एक और है जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो कश्मीर की रानी थी, कश्मीर की रानी, रानी दिद्दा, या इनको प्यार से बोला जाता है दीदी, दीदी, ठीक है। ये भी थी, इनका जिक्र जो किया गया है वो राज तरंगिणी पुस्तक में किया गया है। राज तरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? राज तरंगिणी पुस्तक कल्हन के द्वारा लिखा गया है। राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रुद्रमा देवी के बारे में आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, अब ये सब जो शासक हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। एक इसका थोड़ा सा ये याद रख सकते हैं कि नसरुद्दीन महमूद जो था वो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। अब जीवन यापन करता था मतलब इसका मतलब ही नहीं कि इसके पास खाए पिए के लिए पैसा नहीं रहता था, इसको और कोई काम में मन ही नहीं लगता था, ठीक है ना। एक कहता था मेरा रोजगार है टोपी सिएंगे, आराम से उसी से जीवन यापन करेंगे, ठीक है ना, बताइए। तो टोपी सीकर ही जीवन यापन करता था। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, आपको दो जगह इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिलेगा। इससे भी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आपको लेटर मुगल में मिलेगा। जो औरंगजेब के बाद जितना भी मुगल वंश का शासक बनता है ना, वो एक से एक कहिए कि अजूबे है सब, एक से एक काम करते रहेगा वो सब, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे या इल्तुतमिश से किसी से इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन गुलाम वंश का 3 शासक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लास्ट समय में पढ़ना हो ना गुलाम वंश, तो ये 3 शासक के हम छोड़िएगा भी नहीं। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और एक बलबन, और एक इल्तुतमिश, ये तीनों को एकदम नहीं छोड़िएगा। खास करके इल्तुतमिश और बलबन को तो एकदम नहीं, ठीक है ना। बलबन 1266 से 86, कहीं कहीं 87 भी रहता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आपसे ईस्वी कहीं नहीं पूछ रहा, जब भी पूछेगा सीक्वेंस पूछेगा कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। उपनाम इसका क्या था? बहाउद्दीन, गयासुद्दीन, उलगू खां, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है उलगू खां किस शासक को कहा गया है गुलाम वंश के, तो गयासुद्दीन बलबन को कहा गया। इलवली तुर्क इल्तुतमिश का गुलाम था, ये इल्तुतमिश का गुलाम था, याद रखेगा। 1233 में ग्वालियर विजय के बाद इसको खरीदा था इल्तुतमिश, जो ग्वालियर विजय किया था उसके बाद इल्तुतमिश इसको खरीदा था बलबन को, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य मेवातीय डाकू की समाप्ति, लौह एवं रक्त की नीति, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। लौह एवं रक्त की नीति किसके द्वारा लाया गया था? तो बलबन के द्वारा लाया गया था, ठीक है। अभी इसमें आगे पढ़ेंगे ये देखिए
तुर्कान चिहलगानी की समाप्ति, जिसको इल्तुतमिश शुरू किया था, 40 सरदारों का संगठन। बलबन जैसे ही आया, कहा कि सबसे पहले तो इसको खत्म करो। सबसे ज्यादा नौटंकी यही करता है, यही जो है, यही जो होता है ना कि कानाफूसी करने वाला संगठन यही है। इसी के कारण सब शासक का बेड़ा गर्क होता है, जो बनेगा खत्म हो जाएगा, इसी को पहले खत्म कर दो। तो बलबन इसी को पहले खत्म कर दिया, तुर्कान चिहलगानी को ही खत्म कर दिया। ठीक है, ये फारसी शासकों से प्रभावित था, ईरान के शासकों से प्रभावित था ये बलबन। इसका जो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब विभाग पूछा जा सकता है आपका, कि बलबन का जो गुप्तचर विभाग था उसको क्या कहा जाता था, तो बरीद मुवालिक कहा जाता था इसका। ये सबसे ज्यादा बार ये वाला पूछा, ये सबसे ज्यादा बार पूछा। बलबन पूछे 2-3 तरीका से पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है दीवाने अर्ज का विभाग जो था वो किससे संबंधित था, तो सैन्य से संबंधित था, सैन्य विभाग था। दूसरा, दीवाने आज जो सैन्य विभाग था वो किस शासक के समय था, तो बलबन के समय था। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, गुप्तचर विभाग वाला आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये मत छोड़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नवरोज त्योहार का आरंभ करता यही था। नवरोज ईरान में मनाया जाता था त्योहार, ठीक है ना, ईरान में त्योहार, जाहिर सी बात है ये ईरानियों से ज्यादा प्रभावित था। ठीक है ना, इसीलिए नवरोज त्योहार ईरान का त्योहार था। ठीक है ना, ईरान नवरोज त्योहार का आरंभ भी भारत में यही किया। ठीक है, एक चीज आओ है, सजदा एवं पैबोस नहीं इसमें दिया हुआ, आ जाएगा। सीरी नामक नगर भी यही बसाया था, बलबन ही बसाया था, ये आप छोड़ सकते हैं, हटाइए। बलबन के समय विद्वान कौन कौन थे, तो एक अमीर खुसरो थे, एक अमीर हसन थे। इल्तुतमिश ने इसे खरीदा था, ये तो पढ़े ही थे। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि बलबन को कौन कौन आदमी कौन कौन पद दिया था, तो इसमें सब नहीं आपको पढ़ना। एक आप पढ़ सकते हैं कि नायाब का पद उसको दिया गया था नसरुद्दीन महमूद के द्वारा। ये किसको दिया गया है, बलबन को दिया गया है, ये बलबन को दिया गया है ये पद। नायाब का जो पद है नसरुद्दीन महमूद के द्वारा दिया गया बलबन को। ठीक है, और रजिया, इल्तुतमिश, ये सब हटा भी सकते हैं। ठीक है ना, ये सब हटा भी सकते हैं, हटाइए। इसकी मृत्यु 1286 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है ना, बलबन को। अंतिम शासक, ये अंतिम शासक किसका था, गुलाम वंश का अंतिम शासक था, जिसका नाम क्या था, कैमूस। बलबन का दैवीय राजत्व का सिद्धांत, दैवीय राजत्व का सिद्धांत क्या है, नियामत खुदाई पैगंबर के बाद सुल्तान जिले इलाही ईश्वर का प्रतिनिधि। समझिए, समझिएगा बलबन क्या मानता था। बलबन ये कहता था ना, बलबन ये कहता था कि ऊपर कोई भी अल्लाह हो, ठीक है ना, ऊपर कोई भी देव हो, ठीक है ना, हम उसका उनका प्रतिनिधि है। ठीक है ना, हमको इसीलिए भेजा गया है, उनके प्रतिनिधि के रूप में हमको भेजा गया है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भगवान का दूत, एक तरह से वो वही मानता था कि दुनिया में पैगंबर जो है, पैगंबर आप लोग जानते होंगे, पैगंबर के बाद अपने आप को सुल्तान मानता था और जिल्ले इलाही मानता था। ये बलबन अपने आप को जिल्ले इलाही कहता था। जिल्ले इलाही का मतलब कि ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर हमको भेजा है आपके लिए, ये बलबन अपने आप को कहता था। ठीक है, इसी को कहते हैं दैवीय राजत्व का सिद्धांत। ठीक है ना, कि मतलब कि देवों के आग्रह पे हम यहाँ राज कर रहे हैं। ठीक है ना, हम देवों के आग्रह पे यहाँ राज कर रहे हैं, उनके बिहाफ पे हम यहाँ राज कर रहे हैं। ठीक है ना, हम उन्हीं का प्रतिनिधि है। ठीक है, सिजदा एवं पैबोस ये शुरू किया था। सिजदा एवं पैबोस क्या था, सिजदा था घुटनों पर बैठकर सिर को झुकाना, पैबोस पैरों को चूमना। ठीक है ना, तो सिजदा एवं पैबोस प्रथा यही शुरू किया था, ये ध्यान रखेगा, सजदा या सिजदा एवं पैबोस प्रथा। ठीक है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझ में आया, कोई दिक्कत। और ये बोला, बलबन क्या बोला कि सुल्तान की आलोचना नहीं की जा सकती, क्यों, क्योंकि सुल्तान खुद जिल्ले इलाही है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। ईश्वर की प्रतिनिधि की आलोचना मतलब आप ईश्वर का आलोचना कर रहे हैं, तो आप आलोचना नहीं कर सकते हैं, आप आलोचना नहीं कर सकते हैं। सुल्तान का निरंकुश होना अति आवश्यक है। मतलब अगर सुल्तान निरंकुश नहीं हो, अगर वो सब चीज ठीक से शासन कर रहा,
तब दिक्कत आ जाएगा, जनता उस पर खुद हावी हो जाएगी, ठीक है ना। गुप्तचरों को बरीद कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है। बलबन के गुप्तचरों को क्या कहा गया है? बरीद कहा गया। ये छोड़ सकते हैं आप, हटा दीजिए। अब आते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश, गुलाम वंश में हम लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, आपको तीन चीज पढ़ के जाना, ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। अंतिम शासक कौन था? क्यूमस था, ये पढ़ के जाना। अंतिम शासक आपका कौन था? क्यूमस था। उसके बाद आते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक चलता है। इसमें जो शासक थे, संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक। इसके बाद जितना भी वंश आपको पढ़ना है ना, सबका कुछ कुछ शासक पढ़ना, सब वंश को डिटेल में नहीं पढ़ना, इसीलिए हम इसको काट छाट कर रहे हैं, ठीक है। खिलजी वंश का संस्थापक था, राजधानी इसकी किला खोरी थी, कैकुबा द्वारा निर्मित की गई थी। राजधानी आप छोड़ भी सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ देगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है ना। आपसे पूछ देगा खिलजी वंश का संस्थापक, उस समय आप कंफ्यूज हो जाएगा कि जलालुद्दीन खिलजी था कि अलाउद्दीन खिलजी था, तो ये याद रखेगा जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक है। 2000 मंगोलों ने इस्लाम स्वीकार किया एवं उसे रहने के लिए, ये जलालुद्दीन खिलजी के समय, रहने के लिए मंगोलपुरी की स्थापना की। मंगोलपुरी दिल्ली वाला जगह में, अभी जाइएगा ना तो उधर मिलेगा कि दिल्ली में जब ये जलालुद्दीन खिलजी जो था, मंगोल सबको क्या किया, मंगोल सबको बोला कि आप यहाँ आइए रहिए, ठीक है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो कुछ जो लोग हैं, कुछ इसको मंगोल लोग जो थे इस्लाम को स्वीकार किए, आके यहाँ रहने लगे, ठीक है ना। दीवान वकूफ व्यय विभाग का गठन किया गया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग एक विभाग पढ़े थे, दीवाने अज, सैन्य विभाग, कौन किया था? बलबन, शाबाश, भूलना शुरू हो गए। बलबन किया था, ठीक है, बलबन किया था। सैन्य विभाग, यह दीवाने वकूफ व्यय विभाग, इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है ना। जलालुद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में भतीजे व दामाद, अभी बताए थे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर में हत्या कर दी, वही कड़ा मानिकपुर में, कड़ा मानिकपुर प्रयाग में, वही जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक है ना। और ये जीत के आया था, और जब जीत के आया था, ठीक है ना, तो जीत के आया तो बोला गया कि ये तोहफा लेके आए हैं, तो वही बोला कि तोहफा, तो बोला कि अंगरक्षक को मेरा मार दो। तो इस जो मलिक काफूर तोहफा के रूप में गुलाम को लेके आया था, ठीक है ना, तो बोला कि मार दो, गुलाम उसको मार दिया बिना सोचे समझे, मलिक काफूर उसको, ठीक है। तो वही अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर में इसकी हत्या कर दी और खुद गद्दी पे बैठ गया, ठीक है। कैमुबाद द्वारा सहिस्ता खां की उपाधि एवं आरिजे मुमालिक का पद धारण किया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का कुछ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कुछ है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जिसको देखना है। अलाउद्दीन खिलजी को अली गुसाप भी कहा जाता है, अली गुसाप। 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना, बलबन के लाल महल में इसका ये राज्याभिषेक हुआ, बलबन के लाल महल में। उपाधि सिकंदर ए सानी की उपाधि, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, सिकंदर ए सानी की उपाधि। अभी हम लोग पढ़े थे गजनवी के बारे में, कौन कौन उपाधि धारण किया था, ठीक है ना। उपाधि आपको याद रखना। वही रानी रुद्रमा देवी भारतीय इतिहास में पहली महिला शासिका थी जो महाराजा की उपाधि धारण की थी, रानी रुद्रमा देवी, ठीक है। तो सिकंदर सानी ये उपाधि धारण किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। आपको उपाधि बढ़िया से पढ़ के जाना है, क्योंकि एक समय में जाके उपाधि कंफ्यूजन कर देता है, ठीक है ना। यामिनी उल खिलाफत निसारी, ये आपको नहीं पढ़ना, ये भी आपको नहीं पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है। भारत का समुद्रगुप्त, ठीक है ना। हम लोग आज तक पढ़ते हैं भारत का नेपोलियन, तो समुद्रगुप्त रटा हुआ होगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। आप पूछ देगा भारत का समुद्रगुप्त, तो भारत का समुद्रगुप्त अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है ना। अब इसमें डिटेल में तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन बस शॉर्ट में बता देते हैं समुद्रगुप्त क्यों कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, पहले ही बताइए, फिर हम बताएंगे कि भारत का समुद्रगुप्त अलाउद्दीन खिलजी को क्यों कहा जाता है। बोलिए। क्यों?
हाँ, कोई जरूरी नहीं है, हम पढ़ाए थे पॉलिटी में, पढ़ाए थे पिछला बार कि कोई जरूरी नहीं कि अलिखित संविधान हो तो वो नहीं लिखा हुआ हो। समुद्रगुप्त तो शासक का नाम था, ठीक है ना। हम बताते हैं, नेपोलियन जो था, एक समय में नेपोलियन पूरा यूरोप को जीत रहा था, ठीक है ना। नेपोलियन का था कि हम पूरा विश्व को जीत लेंगे, ठीक है ना। नेपोलियन को था कि हम पूरा विश्व को जीत लेंगे, पूरा स्ट्रेटेजी बना रहा था, यूरोप को जीतते जा रहा था। उसी तरीका से समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का जो शासक था ना समुद्रगुप्त, वो भी बहुत युद्ध लड़ा, बहुत जीता था, ठीक है ना। उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था ना, पहला मुस्लिम शासक था जो कि युद्ध लड़ते लड़ते दक्षिण तक के गया था, दक्षिण भारत तक के गए थे। अभी जितना भी शासक आ रहा था ना, आप पढ़े होंगे, जितना भी शासक है ये सब दिल्ली अजमेर यही सब आसपास जगह लड़ ले रहा था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का था ना कि हम दक्षिण भारत में भी जाके लड़ेंगे, ठीक है ना। दक्षिण भारत तक के गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको भारत का समुद्रगुप्त कहा जाता है। शासन, आर्थिक एवं सैन्य सुधार, दैवीय राजत्व का सिद्धांत ये भी अपनाता था। निरंकुश शासन, सैन्य सुधार, साम्राज्यवाद नीति, नीति सशक्त सैन्य बल, अस्थायी सेना, ये भी अस्थायी सेना लेके आया था। लेकिन इसका अस्थायी सेना का एक बहुत बढ़िया बात था, एकदम कैश इन हैंड देता था। 30 तारीख पूरा नहीं हुआ कि ले लीजिए आके, ठीक है ना। अस्थायी सेना रखा था लेकिन कैश इन हैंड देता था, मतलब सब सेना को खुश रखता था। अब कैश इन हैंड मिल रहा है, 30 तारीख को पूरा हो रहा है, ठीक है ना। बाकी तरह नहीं, आज के सरकार में तो 6-6 महीना, पहले अपना इंतजाम कर लीजिए उसके बाद जाइए, ठीक है ना। तो ये था कि नगद वेतन देता था उस समय, ठीक है ना। हुलिया एवं डाक प्रथा, हुलिया एवं डाक प्रथा क्या होता था ना, कि जो घोड़ा उड़ा है, ठीक है ना, घोड़ा उड़ा को निशान दे देता था, दाग दे देता था कि ये घोड़ा इसका है, ये घोड़ा इस चीज के लिए, ठीक है ना। यही हुलिया एवं डाक प्रथा लेके आया था, ठीक है ना। दशमलव प्रणाली पर सैन्य बल का गठन किया था, दशमलव प्रणाली पर सैन्य बल का गठन इन द सेंस समझ रहे हैं कि काउंटिंग से होता था, काउंटिंग से होता था कि 10, 100, 1000 ऐसे करके गठन करता था, ठीक है ना। कि ये नहीं कि हमको गज सेना अच्छा लग रहा है तो 500 इसी में घुसा दो, ठीक है ना। अब अश्व सेना का हमको ठीक नहीं लग रहा था, 10 को दो इसमें। दशमलव प्रणाली 10, 100, 1000 ऐसे ही करके रखता था, ठीक है ना। ये हटाए, आर्थिक सुधार, आर्थिक सुधार की जानकारी इसके तारीख फिरोजशाही पुस्तक से मिलती है, इंपॉर्टेंट है। प्रमुख आधार साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति उसी को कहते हैं जो कि अभी बताएं कि इसका मतलब ये था, अलाउद्दीन खिलजी का ये चाहता था कि हम पूरा भारत को जीते, तो पूरा भारत को जीते मतलब अपना साम्राज्य विस्तार करें, तो वही है साम्राज्यवादी नीति, ठीक है ना। अधिक से अधिक राजकोष की प्राप्ति पर जो है, अब जाके लूटेगा तो पैसा तो आएगा ही, खजाना तो बढ़ेगा ही, ठीक है ना। राजस्व नीति, भूमि की पैमाइश पर लगान वसूली किया जाता था, भूमि का नाप होता था, ठीक है ना, जैसे आज नपैया होता है ना, और से ही नाप शुरू किया था भूमि का, और उस पर लगान वसूलता था, टैक्स वसूलता था ये, ठीक है ना। उसका इकाई बिस्पा मसाहत था, इकाई का नाम, जैसे बहुत सा जगह आज इकाई रहता है गज, डिसमल रहता है ना, कट्ठा, बीघा, और से ही इसका जो इकाई था बिस्पा था, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब चीज छोड़ दीजिए लेकिन इसको नहीं छोड़ के जाइएगा, ठीक है ना। ई विभाग, अभी हम लोग पढ़े एक दीवाने अज, जो सैन्य विभाग था, किसके द्वारा शुरू किया गया, बलबन के द्वारा। एक पढ़े दीवाने वकूफ, जो कि व्यय विभाग था, किसके द्वारा शुरू किया गया, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया। ये लेके आया दीवाने मुस्तखराज, जो कर विभाग था, टैक्स से संबंधित था, ये किसके द्वारा शुरू किया गया, ये अलाउद्दीन खिलजी। एक दीवाने रियासत, ये इंपॉर्टेंट है, दीवाने रियासत, ये आर्थिक विभाग था, ये दोनों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लेके आया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था भी यही शुरू किया था। ये कोई भी मार्केट में कोई भी एक पैसा ज्यादा नहीं लेगा, ठीक है ना, कोई भी एक पैसा ज्यादा नहीं लेगा। साबुन का दाम 5 रुपया तो 5 रुपया लेगा, अगर 7 रुपया ले लिया, इसको सजा दे देता था अलाउद्दीन खिलजी। तो बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लेके आया था। सोच लीजिए उस समय ये सब चीज था।
कुछ कुछ पुस्तक है, तारीख फिरोज शाही बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तारीख फिरोज शाही, खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया, ये आप छोड़ दीजिए, ठीक है, ये आप छोड़ दीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। व्यवस्था, वस्तुओं के दाम राज द्वारा तय करना होता था, जो अभी बताया आपको कि अगर साबुन का दाम 5 रुपया तय किया गया है तो उतना ही वे बेचना, ठीक है ना, उससे ज्यादा में आप नहीं बेच सकते। मेनली इसका जिक्र जो किया गया तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी का जो द्वारा लिखा गया पुस्तक है उसमें किया गया, अलाउद्दीन खिलजी का। बाजार नियंत्रण व्यवस्था बहुत अच्छा था, ठीक है, बहुत अच्छा था। कार्य प्रणाली, मंडियों का गठन किया गया था, मंडी होता था, मंडी समझते हैं, जैसे सब्जी मंडी है ना, उसी तरीका से मंडी होता था, मंडी का गठन किया, सहनाय मंडी, ठीक है ना, बाजार होता था। सराय अदल, मवेशी व गुलाम, ये सब मंडी जो बाजार होता था ना, उसमें मवेशी का खरीद फरोख्त होता था, गुलाम का खरीद फरोख्त होता था, ठीक है ना। अधिकारी, सहनाय मंडी का बाजार अधीक्षक अधिकारी होता था। जैसे कि मान लीजिए जिला, जिला का हेड कौन होता है, जिला अधिकारी, और सही सहनाय मंडी हुआ ना, उसका हेड बाजार अधीक्षक कहलाता था, ठीक है। बरीदे मुनिहियर गुप्तचर विभाग था, ये सब आप छोड़ सकते हैं, ये सब आप छोड़ दीजिए, आपको ये पढ़ने के लिए नहीं है, ठीक है, ये सब छोड़ दीजिए। वास्तुकला, वास्तुकला दिल्ली में अलाई दरवाजा का निर्माण किया गया था, सीरी का कला निर्माण किया गया था, ठीक है, और हजार खंबा महल, ये सब किसके द्वारा किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाई दरवाजा आपसे एग्जाम में पूछ चुका है, अलाई दरवाजा आपका एग्जाम में पूछा है, ठीक है ना। एक चीज जान लीजिए, अभी आपको बोरिंग लगे चाहे जो भी लगे, ठीक है ना, क्योंकि टाइम कम है तो जल्दी से ज्यादा चीज कवर करना होता है, जल्दी से जल्दी भी बताना होता है, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आपको बोरिंग लगे चाहे कुछ लगे, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। और हम पहला ही क्लास जब लिए थे तो बताए थे कि 60 से 70 क्वेश्चन ऐसा रहता है ना, जो आपके नजरों से गुजरा हुआ रहता है। आपको क्या लगता है कि जो हम अभी पढ़ाएं, क्या पता एग्जाम में ये आ जाए ना, और आपसे नहीं बनेगा ना, तो बहुत अफसोस होगा, बहुत अफसोस होगा कि काश उस समय एक दो बार आप पढ़ ही लेते, ठीक है ना। तो उसको काश में नहीं बदलिए, उस चीज को कभी भी काश में नहीं बदलिए। तो अलाई दरवाजा, जैसे हम बताएं कि पहला मस्जिद, हो सके पूछ दे कि भारत में स्थापित पहला मस्जिद, तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण नींव कौन रखा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक रखा, ठीक है ना। अलाई दरवाजा किसने बनाया, अलाई दरवाजा पूछेगा तो ऑप्शन जानते हैं, हम बताते हैं आपको। आप क्वेश्चन से मार नहीं खाइएगा, आप ऑप्शन से मार खाइएगा जब भी खाइएगा तो। और बीपीएससी का ही आदत है, बीपीएससी बस बोलता है ना कि आप कुछ कदम चलो तो आपको बहुत खुशी नसीब होगी, लेकिन जैसे ही नीचे उतरिएगा थोड़ा सा, आपको बहुत ही ज्यादा दुख भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। क्वेश्चन देख कर तो खुश हो जाएगा कि चलो पता ही है, लेकिन जैसे ही ऑप्शन देखिएगा ना, आपको लगेगा ये भी है या ये भी है। क्योंकि अब ये पूछा ना अलाई दरवाजा के बारे में, अलाई दरवाजा हम भी अगर देना रहेगा तो हम वैसे ही देंगे, पूछ देंगे कि अलाई दरवाजा किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो हम पहला ऑप्शन देंगे इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा ऑप्शन देंगे रजिया सुल्तान, चौथा ऑप्शन जाके देंगे अलाउद्दीन खिलजी, या बलबन दे देंगे रजिया सुल्तान के जगह। अब आप चारों में कंफ्यूज, क्योंकि आप गुलाम वंश साथे पढ़े हैं सब, गुलाम वंश के बाद जस्ट खिलजी वंश आप पढ़े, आप कंफ्यूज, तो आपको लगेगा कि इल्तुतमिश किया था कि ये किया था, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। हजार खंबा महल, सीरी का किला, जमियत खाना मस्जिद, ये सब सब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। नोट, अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुआ था, इल्तुतमिश तो टाल दिया था, इल्तुतमिश तो टाल दिया था। और जलालुद्दीन खिलजी तो मंगोल को शरण ही दिया था, ठीक है ना, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी बोला कि ये सब काम हमसे नहीं होगा, तो मंगोल बोला कि जब ये सब काम तुमसे नहीं होगा तो फिर युद्ध जारी।
तो सबसे ज्यादा अटैक हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी बोला कि आओ लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सब काम हमसे नहीं होगा। यूरोपीय यात्री मार्को पोलो पांड्य राज में आया था। ये क्वेश्चन बहुत नहीं के बराबर आप लोग से तो नहीं पूछेगा कि जो मार्को पोलो था, ये पूछा जाता है इस एग्जाम में, बीपीएससी पूछा है, लेकिन प्रशासनिक वाला में पूछा कि मार्को पोलो जो है वो जब अलाउद्दीन खिलजी के समय मार्को पोलो आया था तो कहाँ आया था। तो मार्को पोलो आया तो सही था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के पास नहीं गया था, वो नीचे साउथ में पांड्य राजा है वहां गया था, इटली का मार्को पोलो। ठीक है। गुलाम मलिक काफूर को दक्षिण अभियान के लिए भेजा था, जो उसका गुलाम था। दक्षिण भारत में जो युद्ध बताए थे, अलाउद्दीन खिलजी का कहना था कि हम दक्षिण भारत को भी अपने कब्जे में करेंगे, इसी के लिए मलिक काफूर जो उसका सबसे विश्वासी था उसी को भेजा। ठीक है ना, कि दक्षिण भारत जाओ जीतो, देवगिरी वारंगल यही सब जगह। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया। इंपॉर्टेंट ये है कि इसको अपने दिमाग में रखिए, ठीक है ना, क्योंकि दिमाग में नहीं रखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो 60-70% जो भी है इसको अपने पास रखिए। ठीक है, ध्यान में रखिए कि कम से कम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है ना, जैसे अभी हम गुलाम वंश पढ़ा, गुलाम वंश में मात्र मान लिया आपके पास सिर्फ 5 मिनट है और 5 मिनट में गुलाम वंश को रिवीजन करना है। चुपचाप कुतुबुद्दीन ऐबक और उसका आर्किटेक्चर आर्ट एंड कल्चर के बारे में, इल्तुतमिश और बलबन, गुलाम वंश समाप्त, खत्म हो गया। ठीक है ना, खिलजी वंश आया, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़े थोड़ा सा कि ये कहाँ जीता। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी से जनरली जब भी आपको पूछेगा ना, जब भी पूछेगा, इसका आपका प्रशासनिक या आर्थिक सेवा ही पूछेगा कि बाजार नियंत्रण व्यवस्था कौन लेके आया। ठीक है ना, यही सब पूछता है ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी से। सहनाय मंडी, ठीक है ना, दीवाने मुस्तखराज, ठीक है ना, ये सब दीवाने रियासत, ये सब कौन लेके आया, अलाउद्दीन खिलजी से यही क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। अलाई दरवाजा, इसका जो आर्ट एंड कल्चर, इसका जो निर्माण कला है उससे, वास्तुकला से पूछा जाता है, और नहीं पूछा जाएगा। जल्दी में आप यही पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, पूरा डिटेल में पढ़ने जाइएगा ना तो आपसे नहीं होगा, क्योंकि उसी में आप उलझ के रह जाइएगा, उसी में आप उलझ के रह जाइएगा।